प्रोफेसर उमर अनस साहब एजुकेशन पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत के लिए आप तुर्की से ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं, तो आप समझते हैं कि ये कुछ मकसद सर करने में कामयाब हो? देखिए 2 महीने पहले मुझे इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मालूमात हुई और मुझे दावत दी गई कि मैं इसमें शरीक हूँ। चूँकि मैं तालीम के मौजू पर लिखते रहा हूँ तो इसकी वजह से उन्होंने इस बात को समझा कि एक नौजवान स्कॉलर को भी इसमें बुलाया जाना चाहिए। जो लोग इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद कर रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में काफ़ी काम किया है। कोई वाइस चांसलर है, 2 लोग तो वाइस चांसलर रह चुके हैं और दूसरे अहबाब हैं जो काफ़ी उनका तजुर्बा है, तो उनकी नेक नियति में तो मुझे शक नहीं है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने के वक्त पर मैंने 1-2 मज़ामीन लिखे और मैंने उनको ये बताने की कोशिश की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को गैर हकीकी मकसद नहीं रखना चाहिए कि वो ये बदल देगी, कोई बड़ा इनकलाब ले आएगी, वैसा नहीं हो सकता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये हो सकता है कि मुसलमानों के जो तालीमी इदारे पस्त हाली में हैं, आप उनको जाके थोड़ी थोड़ी मदद करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको बर्बाद होने से बचा लें। और ज़्यादातर मुसलमानों के तालीमी इदारे ऐसे हैं जो बहुत अंडर परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये जो अलायंस है इस जानिब इनको तवज्जो देना चाहिए और इन्होंने इस बात को अपने मकसद में शामिल किया है। अगर ये इस मकसद को लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको कामयाबी मिलेगी। इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन अभी फ़िलहाल जैसा भी है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को सियासी चीज़ों से दूर रखा है। अगर ये अपने आप को इसी तरह से सियासत से दूर रखते हुए चलेंगे तो मिल्लत के बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जो इनके ऊपर एतमाद करेगा और इनके साथ कोऑपरेट करेगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो अपने किरदार को लेकर के, अपने रोल को लेकर के काफ़ी संजीदा हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जैसे कि रहमान ख़ान साहब को चीफ़ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, हालांकि सबको पता है कि वो किस पार्टी से हैं, तो इस बात की अलामत है कि वो एक संजीदा कोशिश करना चाहते हैं। तो मेरी बड़ी नई ख्वाहिशात है कि ये कोशिश कामयाब हो। और चूँकि ये तालीम एक ऐसा मौजू है जिसमें हालात सबको पता है बड़े ख़राब हैं, तो इसमें कोई छोटी सी भी ईंट अगर कोई रखना चाहता है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसमें अपनी ज़रा सा भी अगर मेरा ताउन हो सकता है तो मैं करूँ, तो इसलिए मैं भी शामिल हूँ। तालीम के मौजू पर आप लिखते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारा जो तालीमी नक्शा है, चाहे वो मुसलमानों का हो या जनरल हो, साउथ का डिफरेंट है, नॉर्थ का डिफरेंट है, ईस्ट का भी डिफरेंट है, वेस्ट का भी डिफरेंट है। यानी कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि साउथ जो है थोड़ा सा आगे है नॉर्थ के मुकाबले में भी और आपके ईस्ट के मुकाबले में भी, वेस्ट थोड़ा सा बेहतर है वेस्ट, तो मुसलमानों को भी यही कैफियत है। तो आपने इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ दी है कि किस तरह से इसको जो है ओवरकम किया जाए, ये जो गैप है इसको ख़त्म किया जाए? इसमें देखिए दो तरह की तजावीज़ हैं। नंबर 1 तो साउथ और नॉर्थ में बुनियादी फ़र्क ये है कि साउथ में नंबर ऑफ़ जो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी वो हायर है, नॉर्थ इंडिया में वो भी कम है। दूसरी बात दूसरा फ़र्क ये है कि साउथ में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी अच्छी है और नॉर्थ में जितने लोग पढ़ भी रहे हैं उनकी क्वालिटी भी ख़राब है। तो हम कम पढ़ भी रहे हैं और कम क्वालिटी का भी पढ़ रहे हैं, तो डबल नुकसान में हम जा रहे हैं। तो मेरी तजवीज़ इस सिलसिले में ये है कि अपनी क्वालिटी भी आप बढ़ाएं, क्वांटिटी भी बढ़ाएं। और क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान देने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जितने भी इदारे इनके हैं इनके ऊपर एक कंट्रोल हो, इनकी क्वालिटी असेसमेंट हो। तो अच्छी बात यह है कि अलायंस ने इसमें अपना मकसद शामिल किया है कि जितने भी इदारे हैं उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस बेहतर बनाना इनका एक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ये इसको क्वालिटी को रखते हैं मतमह नज़र में तो मैं समझता हूँ कि कुछ चेंजेस यहाँ पर आने चाहिए। आप तुर्की के कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ के तालीमी माहौल और यहाँ के तालीमी माहौल में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या हमको कोई चीज़ वहाँ से सीख सकते हैं वहाँ से? देखिए वहाँ के और यहाँ के तालीमी निज़ाम में इसलिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि वहाँ 10वें तक की तालीम डंडे की ज़ोर पर लाजमी है। वहाँ अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो चौथे दिन पुलिस आ जाएगी और आपसे पूछेगी कि आपका बच्चा स्कूल से एब्सेंट है, क्यों नहीं आ रहा है। तो 10वें तक की तालीम वहाँ कंपलसरी है, जो हमारे मुल्क में नहीं है। ये होना चाहिए। और वहाँ पर दूसरी बात यह है कि 10वें तक की पूरी तालीम सरकारी एतबार से बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए गरीब से गरीब इंसान को अच्छी से अच्छी तालीम मैसर है। उसके बाद हायर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपका बच्चा हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाता है तो उसकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो हमारे मुल्क के निज़ाम में और तुर्की के तालीमी निज़ाम में बड़ा फ़र्क आ चुका है। मैं ज़रूर ये मशवरा दूंगा अपनी हुकूमत को कि वो तालीम को बिल्कुल उसी तरह से नाफिज करे कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं। आप ज़बरदस्ती 10वें तक की 12वें तक की तालीम ज़रूर दिलाएं,
اور سرکاری اسکول کھلے، جیسے پرانی ایک تحریک چل چکی ہے بہار میں اور یو پی میں کہ ایکول ایجوکیشن ہونا چاہیے پورے اس میں. یہ جو ہمارے یہاں نا انگریزی میڈیم کا اور اردو میڈیم کا اور سب کا کھل گیا، اس کی وجہ سے نقصان یہ ہے کہ ایلیٹ کے بچے ساری اپارچونیٹیز کھینچے لے چلے جا رہے ہیں اور غریب کا بچہ انگریزی ہندی میڈیم میں پڑھ کر کے اپنے مستقبل کو اور خراب کر رہا ہے. ہمیں اس فرق کو مٹاتے ہوئے ایکول ایجوکیشن سسٹم 12 تک کی کر دیں تاکہ سب کو ایک ہی طرح کی تعلیم ان کو کوالٹی کے ساتھ میسر ہو. جی تو 8 تو ہمارے پاس نافذ کیا گیا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا اتنا کوئی مقصد ہے، کیونکہ رائٹ ٹو ایجوکیشن لاگو ہوئے تقریباً 5-7 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں کی باڑھ آئی ہوئی ہے اور پرائیویٹ اسکول خوب ترقی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اسکول سب جگہ برباد ہو رہے ہیں. تو اگر رائٹ ٹو ایجوکیشن نافذ ہو رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ سرکاری اسکولوں کی جب تک کسی نیتا نے کہیں پر کہا تھا، میں بغیر نام لیے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ سرکاری نیتا اور IAS افسران اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے نہ لگیں تب تک آپ سمجھیے کہ آپ کے سرکاری اسکول کام نہیں کر رہے ہیں. آپ ایسے اسکول بنائیے کہ سرکاری اسکول اور سرکاری نیتا وہاں پر اپنے بچوں کو اپنے پڑھانے لگیں، تب آپ سمجھیں گے کہ ان کا معیار بہتر ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ عمیر انس صاحب، ساڑھے سے بات کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر عمیر انس صاحب جو ترکی کے تجربات سے بھی ہمیں واقف کرا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ترکی میں تعلیم 10ویں تک تعلیم کمپلسری ہے، لازمی ہے. اگر بچہ کوئی 4 دن بھی اسکول نہیں جاتا ہے تو فوراً جو ہے پولیس اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے. یہی سسٹم ہندوستان میں بھی لاگو کیا جانا چاہیے، تبھی اس صورت میں ہندوستان سے ناخواندگی کو دور کیا جا سکتا ہے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ عبد الباری مسعود، نئی دہلی.